जब पुलिस किसी केस की तफ्तीश करती है तो वह छोटे से छोटा क्लू देखती है कि वो किसी भी तरह से कोई केस है उसको सॉल्व कर सके। लेकिन कभी कभी पुलिस का काम इतना टफ हो जाता है कि उसे सॉल्व करने में पुलिस को बहुत सारे एंगल से सोचना पड़ता है। और आज की कहानी ऐसी है कि पुलिस कैसे 3 बटन के माध्यम से एक कातिल को पकड़ती है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों के सफ़र में। और आज की जो स्टोरी है वो एक क्राइम स्टोरी है, जिसके स्टोरी मुंबई से शुरू होती है। तो आज की स्टोरी हम लोग शुरू करते हैं। मुंबई का एक इलाका है नाला सोपारा। नाला सोपारा इलाके में एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है और वह उसे जानकारी देता है कि यहाँ पर एक नाले के पास में एक बैग डला हुआ है। उस बैग को देखकर ऐसा मालूम होता है कि उसमें किसी की डेड बॉडी या बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है। हरकत में आने के बाद पुलिस उस जगह पर पहुंचती है। जैसे ही वहां पहुंचती है पुलिस, तो वह देखती है कि जो एक बैग डला हुआ था उस बैग को देख के साफ लग रहा था कि इसमें किसी व्यक्ति की बॉडी है। पुलिस उस बैग को खोलती है और उसमें एक व्यक्ति की लाश मिल जाती है उसको। अब पुलिस उस सारे के सारे एरिया को कुछ टाइम के लिए सील करती है और जैसी बॉडी मिली हुई थी, जो बैग मिला था, उसकी फ़ोटोग्राफ्स होती हैं। फिर जब बॉडी निकाली जाती है तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स और उसके आसपास के एरिया की फ़ोटोग्राफ्स ले ली जाती हैं, ताकि आगे जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशंस चले पुलिस की, उसमें इन सब फ़ोटोग्राफ से मदद मिले। इसी बीच पुलिस फोरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाती है। वो भी अपने क्लूज़ इकट्ठा करता है। अपनी जो जो चीज़ों को इकट्ठा करना होता है वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ये लोग जाते हैं। अब सबसे पहला काम था, पुलिस इस एरिया में जहाँ पर ये लाश मिली थी उसको थोड़ा सा खंगाले। उस एरिया को खंगालती है, लेकिन उसे कुछ ऐसे ख़ास क्लूज़ मिलते नहीं हैं। तो उसके बाद पुलिस इस बॉडी को देख के ये क्लियर कर लेती है कि इस व्यक्ति की मर्डर हुआ है, क्योंकि उसका फेस ख़राब कर दिया गया था। उसके फेस पर किसी भारी हथियार से हमला किया गया था। तो पुलिस अज्ञात के खिलाफ केस लिख लेती है। और ये जो केस लिखती है वो थाना था तुलिंज पुलिस स्टेशन, जो मुंबई में ही है, उसमें इसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। अब पुलिस तफ्तीश को आगे करती है। तफ्तीश को आगे करने के लिए पुलिस को सबसे पहले ये पता करना था कि यह व्यक्ति कौन है जिसकी हत्या की गई है। अब हत्या जिसकी हुई है उसके बारे में पुलिस सबसे पहले जो उसकी बिलोंगिंग्स होती हैं, जेबों को चेक किया जाता है, लेकिन उनसे कुछ मिला नहीं था। अब पुलिस के पास केवल उस व्यक्ति के कपड़े थे। कपड़ों में पुलिस को एक क्लू मिलता है। आमतौर पे जब हम लोग शर्ट और पैंट सिलवाते हैं तो उसमें जो दर्जी उनको सिलता है, जो टेलर सिलता है, वो अपनी एक चिट लगा देता है। तो ऐसे ही पुलिस को उस मरने वाले व्यक्ति की शर्ट पर एक चिट मिली हुई थी। उस चिट पर नाम था SB मेंसवियर मुंबई 6। तो ये जो इलाका था मुंबई 6, वो था कमाठीपुरा का इलाका। और कमाठीपुरा का इलाके में कुछ हिस्सा रेड लाइट एरिया भी है। तो पुलिस को इस बारे में थोड़ा सा संदेह होता है कि मे बी शायद रेड लाइट एरिया से संबंधित भी ये केस हो सकता है। अब पुलिस सबसे पहले उस शॉपकीपर के पास संपर्क करती है और वह उस शर्ट को भी ले जाती है जिस शर्ट पे उसका दर्जी का, टेलर का जो साइन था वो मिला था। अब यह जब उस टेलर के पास पहुंचती है तो टेलर से पूछती है कि ये शर्ट है, क्या आप बता सकते हैं कि ये शर्ट किस व्यक्ति की होगी। आमतौर पे टेलर्स के पास डिटेल्स होती हैं, जो उनके पास कपड़े सिलवाता है टेलर्स उस कपड़े का एक छोटा सा हिस्सा अपनी डायरी में रखते हैं और एक जो पेज होता है जिस पे बिलिंग की जाती है उसमें भी उस कपड़े का एक हिस्सा लगा कर देते हैं। ऐसा सब जगह होता है। तो पुलिस ने उस टेलर से ही पूछताछ की। टेलर अपनी जो किताब है उसको भी चेक करता है, लेकिन अब टेलर के पास इतना काम रहता है कि मुश्किल हो जाता है किसी भी कपड़े को पकड़ के ये बता पाना कि ये किसने सिलवाया था। हालांकि टेलर अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह इस बात को क्लियर नहीं कर पाता कि आखिर ये शर्ट है किसकी या किसने इस शर्ट को सिलवाया। अब पुलिस के हाथ यहाँ पे अभी ऐसा लग रहा था कि खाली हैं, लेकिन वह टेलर जब उस शर्ट को प्रॉपर चेक करता है तो उसे कॉलर पे
यहाँ पे जो कॉलर होती है वहाँ कॉलर पे उसे 3 बटन दिखाई देते हैं। वो तीनों बटन अलग अलग कलर के थे और चौथे बटन का धागा लगा हुआ था। इसका मतलब था उस कॉलर पे 4 बटन थे। और जैसे ही वो टेलर उस कॉलर को देखता है वो तुरंत याद करके बोलता है, अरे ये तो मेरे जानने वाले की शर्ट है। यहाँ से पुलिस को पहला क्लू मिलता है। पुलिस पूछती है कि आखिर कौन है जिसके बारे में तुम कह रहे हो। तो वह बताता है कि उसी का एक ग्राहक है जिसका नाम है कृष्णा। वह हमेशा शर्ट सिलवाता है तो अपनी कॉलर्स में 4 बटन लगवाता था और चारों बटन उस शर्ट के बटन से अलग रंग के होते थे और चारों बटन्स का रंग भी आपस में अलग अलग होता था। अब ऐसा वो क्यों करता था? पुलिस ने जब पूछा तो टेलर के पास कोई जवाब नहीं था, ना उसने कभी अपने उस ग्राहक से पूछा कि ऐसा वो क्यों करता है। बस कभी कभी लोगों का कुछ अंधविश्वास होता है या कोई बात होती है जो लोग नहीं बताते लेकिन अपने फैशन के साथ वो करते हैं। तो कृष्णा का भी एक फैशन था, वो जब भी शर्ट सिलवाता था तो अपने कॉलर में बटन लगवाता था। यहाँ से एक क्लू पुलिस को मिल चुका था कि मरने वाला व्यक्ति कृष्णा नाम का है। पुलिस और पूछताछ करती है कि कृष्णा ने तुम्हें कोई ख़ास बात और बताई, वो कहाँ रहता है? उसके बारे में टेलर बताने में नाकाम रहा क्योंकि उसको नहीं पता था। फिर पुलिस थोड़ा सा और कहती है कि थोड़ा सा और जोड़ दो कि कुछ पता चले। तब टेलर कहता है कि और तो मैं नहीं जानता लेकिन मुझे ये पता है कि मुंबई सेंट्रल के एक मुस्लिम होटल में कृष्णा काम करता था। अब पुलिस को 2 क्लू मिले, एक तो नाम कृष्णा और दूसरा वो है मुंबई सेंट्रल के किसी एक होटल में काम करता था। लेकिन मुंबई सेंट्रल के एरिया में मुस्लिम होटल को ढूंढना और उनमें से ऐसे होटल को ढूंढना जहाँ कृष्णा काम करता है, ये भी एक टफ टास्क था। मुंबई पुलिस अपने काम में लग जाती है, उस मुंबई सेंट्रल एरिया में छानबीन करती है। छानबीन करने का उसको एक पॉजिटिव रिस्पांस भी मिलता है। उसे वो होटल मिल जाता है जहाँ कृष्णा काम करता था और वहाँ का जो एम्प्लॉयर था, जो वहाँ का मालिक था, वो फ़ोटो देख के बता देता है कि ये तो हमारे यहाँ का ही एम्प्लॉई है और ये पिछले 4 दिनों से आया भी नहीं है। उसके पहले तो ये रेगुलर आता था लेकिन ये अभी नहीं आया। अब इसके अलावा जब उससे पूछा जाता है कि ये कहाँ रहता है, इसका एड्रेस, तो होटल मालिक भी इसके बारे में बताने में नाकाम रहता है कि उसका एड्रेस नहीं पता। लेकिन कहता है कि मेरे पास एक और बात है। जब पुलिस पूछताछ करती है तब वह यह बताता है कि कृष्णा के साथ साथ एक और लड़का जो कि भाईंदर इलाके में रहता था, वो भी कृष्णा के साथ ही गायब हो गया है। 4 दिन से वो भी नहीं आ रहा। और जो भाईंदर में रहने वाला लड़का था उसका नंबर मालिक के पास था, मालिक उसका नंबर देता है। पुलिस को अब सबसे पहला शक ये होता है, क्या ऐसा तो नहीं है कि इस लड़के ने कृष्णा का कत्ल कर दिया हो और वो ना आ रहा हो? या फिर एक और ऑप्शन हो सकता है कि कहीं इस लड़के का भी तो कत्ल नहीं हो गया, क्योंकि अब पुलिस के पास दो व्यक्तियों की जानकारी थी जिसमें एक की मौत हो चुकी थी और दूसरे का गायब होना ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं इन दोनों में कोई मैचिंग है। पुलिस को उस लड़के का नंबर मिलता है, पुलिस उससे कांटेक्ट भी करती है और संयोग से वह लड़का जिंदा भी था और वह पुलिस से संपर्क करने के बाद वह उनसे मिल भी लेता है। जब पुलिस उस लड़के से पूछताछ करती है तो वह लड़का कृष्णा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाता। वह यह कहता है कि हाँ, मेरे साथ काम तो करता था लेकिन अभी ये कहाँ है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। फिर पुलिस उसको बताती है कि इसका मर्डर हो चुका है। अब थोड़ा सा सख्ती भी दिखाती है पुलिस कि तुम्हारा कोई हाथ तो नहीं है या तुम्हें कोई जानकारी हो तो बताओ। लेकिन वो जो लड़का था वो कुछ भी बताने में असफल हो जाता है, वो नहीं बता पाता। पुलिस जिसकी नज़रें बहुत पैनी होती हैं वो भी इस बात को समझती हैं कि इस लड़के का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब पुलिस कोशिश करती है कि कुछ और क्लू मिल जाए जिससे कृष्णा के बारे में जानकारी मिल सके, क्योंकि अभी तक उसका घर का पता नहीं चल पाया था और ना ही ये कि और कोई क्लू मिले। तब कृष्णा के बारे में वो लड़का बताता है कि वह किसी लड़की से बात करता था, उसका नाम ज्योति था और कृष्णा का फ़ोन नंबर भी वो लड़का दे देता है। अब फ़ोन नंबर जब मिल जाता है पुलिस को तो पुलिस CDR निकाल लेती है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालती है। कृष्णा के द्वारा लास्ट में किए कॉल्स में एक नंबर ऐसा मिलता है जो नाला सोपारा के इलाके का ही था। पुलिस उस लड़की के पास पहुंचती है, उस लड़की से पूछताछ करती है तो उस लड़की से मिलने के बाद पुलिस को जब
पुलिस जब यह बताती है कि कृष्णा नाम के एक लड़के का मर्डर हो गया है और क्या तुम उसे जानती हो, और उसके बारे में 2-4 सवाल और करती है, तो लड़की का जो बिहेवियर था वो एकदम से ऐसा था कि जैसे वो उसको जानती ही नहीं है। और पुलिस को ये लग रहा था कि शायद इसी लड़की ने मर्डर किया हो। जब लड़की कुछ नहीं बता पाई तो पुलिस थोड़ा सा सख्त होती है। सख्त होने के बावजूद भी वो लड़की कुछ नहीं बता पाती, तो पुलिस को ये लगता है कि शायद वो किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तब पुलिस उससे पूछती है कि अच्छा ठीक है, तुम नहीं जानती हो तो तुम कुछ और बता सकती हो जिससे हमें कोई क्लू मिल सके, क्योंकि कॉल तुम्हारे नंबर से ही किया है और इस दिन गया है। तो जब वह दिन के बारे में बताया जाता है उसको, तब वह सोच कर बताती है कि हाँ, अगर ऐसा है तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने मेरे मोबाइल से कॉल किया था और कॉल करने के बाद उसने उस नंबर को डिलीट भी कर दिया था। इससे मुझे पता नहीं चला था कि उसने कॉल किसको किया था, लेकिन उसने बहुत छोटी कॉल की थी तो मैंने इसका इतना माइंड नहीं किया। और बाकी जो कॉल्स हैं वो आप मेरा फ़ोन देख ही सकते हैं। पुलिस तब तक उसका फ़ोन भी चेक कर चुकी थी और उसे कोई स्पेशल क्लू मिल नहीं पाया था। जब ये लड़की ऐसा बताती है कि उसके नंबर से किसी और उसकी एक फ्रेंड ने किया था, तब वह पुलिस पूछती है कि आखिर वो लड़की कौन है जिसने फ़ोन किया था। तब ये बताती है कि वो उस लड़की का नाम ज्योति है। और यहाँ पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भाईंदर इलाके के उस लड़के ने भी यही बताया था कि कृष्णा की ज्योति से बात होती है। अब पुलिस पूछती है कि ठीक है, अगर ज्योति ने आपके फ़ोन से कॉल किया था तो आप ज्योति का घर बताओ और उसका पता दो, उसका फ़ोन नंबर दो। तो वह लड़की बता देती है कि वो इसी नाला सोपारा इलाके में ही रहती है और पास वाली बिल्डिंग में ही रहती थी। पुलिस को जब ये पता चलता है कि वो लड़की जो उसका नाम ज्योति है वो पास में ही रहती है, वह तुरंत उसके घर पहुंचती है। और जैसा कि पुलिस को थोड़ा सा शक था कि मे बी शायद ज्योति इस कत्ल में शामिल हो सकती है, तो उसका पहला क्लू जो अब कहीं जाके इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जा रही थी वह मिलती है, क्योंकि ज्योति के घर में लगा था ताला। और ताला लगने के बाद जब पुलिस ने आसपास पता किया तो यह पता चला कि वो कुछ दिनों से घर पर है ही नहीं। अब पुलिस ताला तोड़ती है और ताला तोड़ के जैसे ही घर के अंदर एंटर करती है तो वो देखती है कि घर बहुत करीने से सजा हुआ है, हर एक चीज़ अपनी जगह पर रखी हुई, कोई भी चीज़ अस्त व्यस्त नहीं है। दूसरा, वो घर भी रंग रोगन ऐसा लग रहा था जैसे इसमें अभी नया नया पेंट हुआ हो, क्योंकि किसी भी घर में अगर नया पेंट होता है तो उसमें नए पेंट की स्मेल आती है। उस घर में, उस कमरे में नए पेंट की स्मेल आ रही थी। पुलिस को कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई। उसने सबसे पहले दीवारों को चेक किया। जब दीवारों को वो चेक कर रही थी तो उसे ये समझ में आ गया कि यहाँ पर अभी अभी फ्रेश पेंट किया गया है, और कोई भी व्यक्ति तभी पेंट कराता है जब या तो दीवारें ख़राब हो गई हों या फिर उसमें कुछ ऐसा हो जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही हो। अब पुलिस अपने साथ फॉरेंसिक वाले को भी बुलाती है। इससे कुछ ही टाइम के बाद ये क्लियर हो जाता है कि दीवारों पर ब्लड मार्क्स थे। पुलिस उस घर से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद आसपास के सीसीटीवी को खंगालती है। सीसीटीवी को जब खंगाला जाता है तो उसमें एक लड़की और 2 लड़के, वो 2 लड़के एक बाइक पर आए और उसको उन्होंने एक बैग को अपनी बाइक पर रखा और लड़की उनको डायरेक्शन देती हुई दिखती है कि तुम्हें कैसे जाना है। ये केवल एक दिख रहा था उसमें सीसीटीवी में। वो दोनों लड़के फिर बाइक लेकर चले जाते हैं। अब पुलिस को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि जिस बैग में उनको कृष्णा की डेड बॉडी मिली थी, वही बैग वो 2 बाइक वाले लेकर जा रहे थे। अब पुलिस के पास क्लू तो है और इन्वेस्टिगेशन में ये भी क्लियर हो गया कि इस मर्डर के पीछे कौन कौन हो सकता है, लेकिन अब उसे वो 3 व्यक्ति चाहिए थे जिन्होंने ये मर्डर किया था या जो इस मर्डर में शामिल थे। पुलिस जब यही सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब उसे यही पता चला कि जो ज्योति है उसका मोबाइल नंबर का पता चल चुका था। मोबाइल नंबर से जब CDR निकाला गया तो यह पता चला कि ज्योति के मोबाइल से एक और मोबाइल पर कॉल लगातार की गई है। अब पुलिस जब दूसरा नंबर खंगालती है तो वह जिस पर सबसे ज़्यादा कॉल हुई थी वह नंबर था मुख्तार का। यह मुख्तार के नंबर पर ज्योति की लगातार बात हुई, और जबकि जो कृष्णा का दोस्त था जो उसके साथ होटल में काम करता था उसने यह बताया था कि मुख्तार की बात ज्योति से होती है। अब पुलिस को यहाँ पर लव ट्रायंगल का
एक संशय था वो सामने आया कि हो सकता है ये लव ट्रायंगल हो, जिसमें एक व्यक्ति की इन दो लोगों ने हत्या कर दी हो, लेकिन अब उसे दोनों व्यक्ति भी चाहिए थे। जब मुख्तार के बारे में पता चला तो पुलिस मुख्तार के घर के बारे में पता करती है। मुख्तार का घर का पता जैसे ही पुलिस को चलता है तो पुलिस बिना देर किए मुख्तार के घर पर पहुंचती है। लेकिन जब मुख्तार के घर पर पुलिस पहुंचती है तो उसे वहां पर सूरज कुमार झा मिलता है। पुलिस सूरज से बातचीत करती है कि तुम कौन हो। तब वो बताता है कि मेरा नाम तो सूरज है, मैं मुख्तार तो नहीं हूँ। और मुख्तार के बारे में पूछा जाता है तो कहता है मुख्तार कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता। तो पुलिस कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा दोस्त किसी कत्ल में शामिल है। सूरज तुरंत ही मना कर देता है, क्या वो इस तरह से शो करता है कि जैसे उसे कुछ नहीं पता। तब पुलिस सूरज को एक सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है जो ज्योति के घर के आसपास से ली गई थी, ज्योति जिस लोकेलिटी में रहती थी वहाँ से, तब सूरज थोड़ा सा शॉक होता है और जैसे ही सूरज शॉक्ड होता है पुलिस तुरंत उसे भांप जाती है। अब पुलिस सूरज से कहती है कि इन दो व्यक्तियों में जो दोनों मोटरसाइकिल से जा रहे हैं उनमें से एक तुम हो। और जब पुलिस सामने खड़ी हो तो सूरज भी इस चीज़ को मानता है कि हाँ ये मैं ही हूँ जो बाइक पे बैठ रहा हूँ। अब यहाँ पर कत्ल के जो राज थे वो खुलना प्रारंभ होते हैं। सूरज से जब पुलिस पूछताछ करती है तो वह बताता है कि उसका इस मर्डर में कोई लेना देना नहीं है, मर्डर मुख्तार ने किया था और उसको बुला लिया था जब लाश को ठिकाने लगाना था। तब पुलिस पूछती है कि इसके बाद तुम लोगों ने क्या किया। तो वह कहता है मैं तो आया था, बैग में जो डेड बॉडी है उसको पैक किया और मैं और मुख्तार चले गए थे, उसको फिर जहाँ से लाश बरामद की गई है वहाँ पर हम दोनों फेंक आए थे। अब पुलिस पूछती है कि ठीक है जब तुमने ये तो कर ही दिया है, तो पुलिस इसको सूरज को गिरफ्तार कर लेती है और इसके खिलाफ भी एफआईआर हो जाती है। अब पुलिस को मुख्तार और ज्योति की तलाश थी, तो जब सूरज से पूछताछ सख्ती से की जाती तब भी वो बता नहीं पाता कि ये दोनों कहाँ हैं। इसके बाद पुलिस मुख्तार का नंबर जो कि सूरज से मिल गया था उसका सीडीआर रिकॉर्ड निकालती है। उसके सीडीआर रिकॉर्ड से मुख्तार के पड़ोस के जितने लोग थे, जहाँ जहाँ मुख्तार की बात होती है, पुलिस उन सब से संपर्क करती है और उन सब से संपर्क करके यही पूछती है कि क्या उन लोगों का संपर्क मुख्तार से हुआ है। लेकिन मुख्तार ने किसी से आसपास संपर्क किया ही नहीं था, सब मना कर देते हैं। यहीं पर पुलिस सबको वार्निंग दे देती है कि अगर मुख्तार का कॉल आए तो सबसे पहली सूचना आप पुलिस को देंगे, और अगर आप लोगों ने सूचना नहीं दी और मुख्तार फिर कोई और क्राइम करता है तो फिर आप लोग भी फंसेंगे। पुलिस यह सारी बातें बोल के अपने काम में फिर लग जाती है। यहाँ दिन बीतने लग जाते हैं। हालांकि सूरज तो पकड़ा जा चुका था लेकिन मुख्य आरोपी नहीं मिल रहे थे। दिन बीतते हैं, 10 दिन, 15, 20 दिन, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई क्लू नहीं मिला था मुख्तार के खिलाफ। लेकिन कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगता है किसी को भी, लेकिन जस्टिस मिल के रहता है। 30 दिन के बाद मुख्तार ने अपने ही नाला सोपारा इलाके में जहाँ वो रहता था वहाँ के एक व्यक्ति को फ़ोन किया। उसने फ़ोन करके यह कहा कि मेरा जो मोबाइल है उसकी EMI ड्यू है, तुम उसको भर दो। और बस इतनी सी बात हो कि मुख्तार फ़ोन काट देता है। जो पड़ोसी था वह तुरंत पुलिस को कॉल करके बताता है कि उसकी मुख्तार से बात हुई है। पुलिस को वह नंबर देता है और उस नंबर को पुलिस सर्विलांस पर लगा देती है। सर्विलांस पर लगाने के तुरंत बाद ये पता चल जाता है कि वह व्यक्ति जो मुख्तार है वह गाज़ियाबाद में है। गाज़ियाबाद में शेल टावर की लोकेशन को देखते हुए मुंबई पुलिस गाज़ियाबाद पहुंचती है और फिर उस टावर की लोकेशन के पास पहुंच के जो 2-3 घर होते हैं उनमें दबिश देती है। दबिश देने के तुरंत बाद मुख्तार और ज्योति दोनों ही एक साथ पकड़े जाते हैं। अब इन दोनों को पकड़ने के बाद पुलिस वहीं सबसे पहले पूछताछ करती है और शुरू में दोनों, जैसा कि होता ही, अपराधी मना करते हैं। दोनों मना कर देते हैं कि नहीं, हम तो इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानते कि कृष्णा कौन है, हम नहीं जानते। इसके बाद पुलिस CCTV फुटेज को सामने रखती है जिसमें ज्योति का चेहरा साफ साफ था और उन दोनों में से जो दोनों आदमी थे उनमें से सूरज को वो पकड़ चुके थे। तो पुलिस ये भी बता देती कि पुलिस सूरज अब हमारी कस्टडी में है, तो तुमको ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो दोनों टूट जाते हैं। फिर इसके पीछे की जो वो कहानी सुनाते हैं वो और भी चौंकाने वाली दिखती है। तो इसके पीछे की कहानी को फिर से मैं सुनाता हूँ कि क्या क्या हुआ था।
दरअसल ज्योति जो थी वह महाराजगंज की रहने वाली थी, जो कि यूपी का एक ज़िला है और नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। जब ये 18 साल की थी तभी इसको अपने ही शहर के एक और लड़के से प्रेम हो जाता है। दोनों की उम्र बहुत कम थी, 18 साल ज्योति की और 1 आध साल का अंतर था उस लड़के में। इन दोनों में जब प्यार होता है तो साथ जीने मरने के कसम वादे खाते हैं और ये लोग महाराजगंज से भाग आते हैं। जब ये महाराजगंज से भाग कर लखनऊ आते हैं, रास्ते रास्ते में ही जो लड़का ज्योति को भगा कर लेके आया था उसको यह पता चल जाता है कि ज्योति का भाई पुलिस में है। और जैसे उसे ये पता चलता है उसके हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं, वो डर जाता है और उसे इस बात का डरता है कि कहीं पुलिस उसे पकड़ लेगी तो उसे बहुत मारेगी और उसके खिलाफ़ जो केसेस होंगे तो वो शायद जेल में ही रह जाएगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। इन सब बातों की वजह से वह ज्योति को लखनऊ स्टेशन पर अकेला छोड़कर भाग जाता है। अब जब ज्योति अकेले स्टेशन पर बैठी थी तो वह रोने लग जाती है। उसको अब कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो घर से भाग आई थी। घर से भाग आने के बाद अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि वह क्या करे। इसी बीच कृष्णा, जिसकी हत्या हो चुकी है, वह ज्योति को मिलता है। वह उसके पास बैठता है, उससे पूछता है जब कोई व्यक्ति अकेला हो और वो एकदम से टूट चुका हो तो उसे किसी का भी सहारा मिले, उसके सामने वह खुलकर सारी बातें बता देता है। यही हाल ज्योति का था और दूसरा उसकी उम्र बहुत छोटी थी जिससे उसको समझ नहीं थी। तो कृष्णा को सारी बात बता देती है कि वो कैसे घर से भाग कर आई और जिस लड़के के साथ भाग कर आई वो उसे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। कृष्णा के मन में जो भी चला हो तो वह उसे सहारा भी देता है, सांत्वना देता है। फिर उससे कहता है कि ठीक है तुम मेरे साथ मुंबई चलो, फिर हम वहाँ पर देखते हैं, कुछ काम कर लेंगे या कुछ ना कुछ हम उसका हल निकाल लेते हैं। अब जिसके पास कहीं का ठिकाना ना हो तो ज्योति को भी यही लगा कि ठीक है मैं इसके साथ जा सकती हूँ। एक लड़का जो मुझे यहाँ तक लेके आके छोड़ गया और एक लड़का जो मुझे सहारा दे रहा है, तो वह कृष्णा के साथ चली आती है। कृष्णा के साथ चली आने के बाद ये लोग नाला सोपारा इलाके में ही रहते हैं। कृष्णा और ये अब लिव इन में रहने लगे। धीमे धीमे आपस में इन लोगों को प्यार भी हो गया। कृष्णा होटल में काम करता था, उसका काम शेफ़ का था। तो कई बार ऐसा हो जाता था कि उसकी नाइट शिफ्ट लंबी हो जाती थी। ऐसे में ज्योति उसका वेट करती थी और इन लोगों के बीच में जो ट्यूनिंग थी वो बहुत अच्छी चल रही थी। बातों ही बातों में एक बार ज्योति से बताती है कि उसका भाई पुलिस में है और उसने पुलिस महकमे में अपनी कोशिश की थी कि उसकी बहन को ढूंढा जाए और जब वो नहीं मिली तो उसके ऊपर 30,000 का इनाम रखा गया है। ये बात कृष्णा को पता चल जाती है। कृष्णा को जब यह सब पता चला तो एक बार वो बैठा बैठा यही सोचा था क्यों ना मैं इसको इसके घर वालों के हवाले कर दूँ, वो 30,000 मुझे मिल जाएंगे। और यही सब सोच के उसने 2-4 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस को फ़ोन लगा दिया। इसके बारे में जानकारी भी दे दी कि ये लड़की मेरे पास है और जो इनाम की राशि है मैंने इसको ढूंढा है, आप मुझे दे दीजिए और इसको ले जाइए। अब ये सब वो बता चुका था यूपी पुलिस को। अगली शाम को ये शराब पी रहा था। शराब के नशे में आने के बाद इसकी भावना एकदम से उमड़ पड़ी। अभी ज्योति के सामने बोल देता है कि मैंने तुम्हारे बारे में पुलिस को बता दिया है। और इतना कहने के बाद ये रोने लगता है। तो ज्योति इससे पूछते कि तुम रो क्यों रहे हो? तो फिर ये कहता है कि मैंने पैसों के लालच में बता दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ कर जाओ, लेकिन अब मुझसे गलती हो गई है, अब मैं क्या करूँ? तो ज्योति कहती चलो कोई बात नहीं, ठीक है हम इसका हल ढूंढ लेते हैं। अगले दिन जब ये लोग सुबह उठते हैं और इसका नशा उतर जाता है तो वह तुरंत कहती है कि अब तुमने तो पुलिस को बता ही दिया है, अब जितनी जल्दी हो सके ये जगह छोड़ो, किसी और जगह रहेंगे। उन्होंने उसी दिन नाला सोपारा का जो इलाका था ओसवाल नगर जहाँ ये रहते थे उसको छोड़ा और ये आ गए संतोष भुवन नाम की चौल में। इस चौल में इन्होंने कमरा लिया और ये यहाँ पर शिफ्ट हो गए। जिस दिन ज्योति को इसने बताया था उसके नेक्स्ट डे। लेकिन अब ज्योति के मन में थोड़ा सा एक जो भाव था वो बदल जाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि इसने भी पैसों की वजह से मेरे साथ धोखा कर दिया। मैं इसके साथ अच्छे से रह रही थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन 30,000 रुपयों के लालच में इसने मेरी पूरी जानकारी घर वालों को दे दी। अब जबकि मैं इतने दिनों से घर वालों से दूर हूँ, वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे मुझे ये नहीं पता। और अब ज्योति अपने घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन लालच की वजह से कृष्णा ने ये जो बता दिया यूपी पुलिस को, उसकी वजह से ये थोड़ा सा परेशान हो गई थी।
अब चौल में जिस जगह ये रहती थी, जिस कमरे में रहती थी, इसी कमरे में बगल में एक मुस्लिम परिवार रहता था। उसी परिवार में मुख्तार का आना जाना था, क्योंकि मुख्तार के मामा उस घर में उस चौल के कमरे में रहते थे। अब ज्योति और मुख्तार की एक दूसरे से आंखें टकराई, इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो गई। इसी बीच कृष्णा को पुणे में 1 महीने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि इसका काम शेफ़ का था, इसको अपना काम मिला तो ये 1 महीने के लिए पुणे चला गया। मुख्तार से ज्योति की बातचीत जो थी वो इसी बीच कृष्णा की अनुपस्थिति में बढ़ गई। अब इन दोनों में प्यार हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें समझ में नहीं आती कि एक लड़की को जिससे प्यार था वो फिर उसको भी छोड़ लेती है और मुख्तार से प्यार कर लेती है। लेकिन अब जो भी था वो यही था कि मुख्तार से उसको प्यार हो जाता है, और फिर बातों ही बातों में मुख्तार को बता भी देती है कि कृष्णा ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, उसने 30,000 रुपये के चक्कर में मेरे यूपी पुलिस को इसकी जानकारी दे दी है। अब मुझे आदमी पसंद नहीं आता। इसी बीच में इन लोगों का प्लान बन गया कि क्यों ना हम कृष्णा को ही रास्ते से हटा दें। अब जब कृष्णा पुणे से अपनी जो 1 महीने की जॉब थी उसको करके वापस आता है, तो ज्योति के साथ ये रहता है, लेकिन अब ज्योति इससे कटने लगी थी। इसके बीच में इसी वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। एक दिन ज्योति माहौल को शांत करती है, और शाम को जब कृष्णा शराब पी के सोता है तो ज्योति मुख्तार को बुला लेती है, और उसके बाद ये दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। मुख्तार हथौड़ी से इसके चेहरे पर वार करता है, जिससे बहुत जल्दी ही इसकी मृत्यु हो जाती है, ये जल्दी मर जाता है। इसके बाद मुख्तार अपने दोस्त सूरज को बुलाता है और इनकी बॉडी को पैक करके ये दोनों लेकर जाते हैं, जो कि सीसीटीवी में कैद हो गया था। तो ये पूरी कहानी जब पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस वालों की जो बीच की कड़ियाँ थीं वो सारी जुड़ जाती हैं, और पुलिस को पूरा केस समझ आता है। इसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस अपना आगे की कार्रवाई करती है। तो ये तो थी आज की कहानी कि किस तरह से केवल 3 बटन ने एक क्लू दिया, उस क्लू से और क्लू मिलते रहे, और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा और मुजरिमों को पकड़ लिया। तो आज की कहानी बस इतना ही। ये कहानी जो मैंने सुनाई है इसका मकसद आप लोगों को डराना तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को अवेयर करना है और उन चीज़ों को बताना है जो कभी हमारे सामने से गुजर जाती हैं, हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते। तो अवेयर रहने की हम सभी को ज़रूरत है आज के टाइम पे और हमेशा। और बस आज के लिए तो इतना ही है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।